Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 7 योगा अ वे ऑफ लाइफ लेसन 25 सेल्फ डेवलपमेंट एंड योगा का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Now we are going to cover up section 25.2 which is applications of yoga in different walks of life. So let's start. Studies. The main hurdle in preparing for our studies is that we study for hours together and still retain hardly anything because our mind wanders and does not remain fixed on the task of learning the lesson. तो जब भी हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जब भी पढ़ाई पे फोकस करते घंटों बैठ के याद करते घंटों बैठ के पढ़ते, ठीक है। लेकिन मुख्य जो परेशानी है पढ़ाई में, पढ़ते तो घंटों है लेकिन कुछ हमें याद नहीं रहता है या फिर कुछ बहुत ही मुश्किल से कुछ जो शब्द है वो याद रह जाते, कुछ क्वेश्चन आंसर्स याद हो जाते हैं क्योंकि जो हमारा माइंड है वो चारों तरफ घूमता रहता है, वो एक जगह पे फिक्स नहीं रहता है। इसलिए हम लोग जो भी लेसन को लर्न कर रहे होते हैं, जो भी टास्क को हम लोग देख रहे होते हैं, वो हमें याद नहीं रहता है। In the practice of yoga, when we learn to perform asana and pranayama, our breathing becomes long and deep. We focus our attention on a particular spot. When this focused mind is applied to studies, it grasps the ideas and concepts better. It can retain the learning material more effectively. In other words, yoga improves our learning and memory. When we appear for examination, our mind is cool and composed, so an unexpected question does not disturb us. तो जब हम लोग योगा को प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग अलग अलग आसन और प्राणायाम को परफॉर्म करते हैं और हमारा जो ब्रीदिंग होता है वो लॉन्ग और डीप हो जाता है इन प्रैक्टिसेस के बाद, तो हमारा जो अटेंशन होता है वो फोकस्ड हो जाता है और किसी पार्टिकुलर स्पॉट पे ही हमारा अटेंशन जाता है। और जब हम लोग ये फोकस्ड माइंड को अपने स्टडीज़ पे अप्लाई करते हैं तो जो भी हमारे स्टडीज़ में आइडियाज़ कॉन्सेप्ट आते हैं उसे हम लोग क्लियरली समझ जाते हैं। और योगा की वजह से, आसन और प्राणायाम की वजह से हम लोग जो मटेरियल याद करते हैं वो हमें बहुत ही अच्छे से याद हो जाता है। अगर हम लोग दूसरे शब्द में इसको बोले तो जो योगा है वो हमारी लर्निंग और मेमोरीज को इम्प्रूव करता है। और जब हम लोग एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं हमारा जो माइंड होता है वो कूल और कंपोज होता है और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आ जाता है तो वो भी हमें परेशान नहीं करता है। Even if we study very hard sometimes, we do not get the expected results and our mind gets clouded by anxiety and depression. Regular practice of yoga frees us from depression. Yoga teaches us how to involve ourselves in doing our best and leave the rest in the hands of the Lord. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड स्टडी करते, बहुत तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। बहुत सारे हम लोग समझने की, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होता है हमारा, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 90% 95% हमारे एग्ज़ाम के रिजल्ट में ज़रूर आएगा, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। तो हमारा जो माइंड होता है वो पूरी तरह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बादलों से घिर जाता है। इसलिए हम लोग जो भी योगा का प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर, तो ये हमें डिप्रेशन से फ्री रखता है और योगा हमें ये सिखाता है कि कैसे हम लोग खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपना किसी भी चीज़ में बेस्ट देने के लिए और बाकी जो बच गया वो भगवान के भरोसे, भगवान के हाथों में छोड़ देना है। द सेकेंड वन इज रिलेशनशिप. Our relationships with persons around brings to us both joy and pain. We are constantly seeking fulfillment through friends, family members, and colleagues at our workplaces. When we practice yoga, cooperation takes the place of competition. Instead of making constant and unreasonable demands from others, we learn to give selfless love to others. While making friends, we learn to give greater importance to the inner qualities than to the outer appearances. The sage Patanjali gives important advice regarding our reactions in relationships. He says, make friendship with those who are awake to the higher values of life and try to put them into practice. There is less likelihood of misunderstanding in their
company. For those who are in misery, we must have compassion. We should not be self-centered. We should feel happy in the progress and prosperity of others. There should be no shadow of envy or rivalry in our minds towards the way we should have indifference. It is not worth spending your precious energy, mental or emotional, on their bad deeds. Being intolerant towards others and getting irritated unnecessarily spoils our mind. We can be aware of our reaction towards others and develop a habit of giving a positive response to even a negative situation. That is emotional balance. This can be achieved only by practicing yoga regularly. तो जब हम लोग रिलेशनशिप्स की बात करें तो हमारा जो रिलेशनशिप, जो हमारे संबंध दूसरे लोगों के साथ होता है, तो वो हमें बहुत खुशियाँ भी देता है और कभी कभी हमें दर्द भी देता है. हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली फुलफिलमेंट खोजते रहते हैं अपने दोस्तों के से, हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स से, हमारे कलीग्स जहाँ पे हम लोग काम करते हैं उनसे. हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग के माइंड में या हमारे हार्ट में कुछ ऐसी चीज़ें रहती, कुछ डिमांड्स रहते हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि उसका जो फुलफिलमेंट हो वो हमारे जो आसपास घिरे हुए व्यक्ति हम लोग जिनसे रहते हैं तो वो हमें फुलफिलमेंट दे. और जब हम लोग योगा का प्रैक्टिस रेगुलरली करते हैं तो हम लोग उसमें डिमांड नहीं करते, हमारा जो कॉपरेशन होता है वो कंपटीशन के प्लेस में आ जाता है. और हम लोग जो अनरीजनेबल डिमांड करते हैं इन लोगों से, उसके बदले हमारे अंदर आ जाता है एक सेल्फलेस लव्स, कि हम लोग दूसरे को प्यार दे, मतलब कि उनसे कोई डिमांड ना रखे और हम लोग एक सेल्फलेस लव दूसरों को देते हैं. और ये चीज़ हम लोग कैसे पा सकते हैं? थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ योगा. हम लोग जब दोस्त बनाते हैं तो हम लोग उनके इनर क्वालिटीज़ को हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ना कि उनके आउटर अपीयरेंसेस को, कि हाँ वो लुक में अच्छा है या फिर कैसा उसका हाइट है. ये सब ना देख करके हमें उनके अंदर की क्वालिटीज़ को देखना चाहिए कि जो सामने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर का जो क्वालिटीज़ है वो कैसा है, और उस क्वालिटीज़ को देख करके ही हमें उन्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहिए. एक पतंजलि के सेज है जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस दिया है हमारे रिलेशनशिप्स के रिएक्शंस के रिगार्ड में. उन्होंने क्या कहा है कि दोस्ती उनसे करना चाहिए जिनके लाइफ का जो हायर वैल्यूज़ उनको पता हो. मतलब कि खुद एक जो व्यक्ति है जिससे आप दोस्ती करने जा रहे हो, तो उस जो सामने वाला व्यक्ति जिससे आप फ्रेंडशिप करना चाहते हो, तो उसको पता होना चाहिए कि उसके लाइफ का हायर वैल्यूज़ क्या है, और वो जानने के बाद उसको वो प्रैक्टिस में भी ले रहा है. ये नहीं कि आप अपने लाइफ के हायर वैल्यूज़ को जान जाओ और उसको अपने लाइफ के प्रैक्टिस में मत लेकर के आओ. उन्हीं से दोस्ती करो जो हायर वैल्यूज़ को जानते हैं और साथ में उसको प्रैक्टिस भी करते हैं. और यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पे नहीं रहेगा. अगर आप उनके कंपनी में रहोगे, उनके साथ रहोगे, तो आपके अंदर कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. और वैसे लोग जो माइजरी में जी रहे, तो उनके लिए हमें दया भावना होना चाहिए. हम लोगों को सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए. सेल्फ सेंटर्ड मतलब कि हम लोगों को सिर्फ खुद के बारे में सोच विचार हमेशा नहीं करना चाहिए. हम लोगों को दूसरों के लिए भी, जब वो प्रोग्रेस करते हैं, उनमें जब प्रॉस्पेरिटी आती है, तो उनके लिए भी हम लोगों को हैप्पी फील करना है. हम लोगों के दिल में या दिमाग में कभी भी दुश्मनी का भाव या बदले की भाव नहीं आनी चाहिए. हम लोग जो हैं वो अपना जो प्रीशियस एनर्जी है, मेंटल और इमोशनल्स, कोई अगर बुरे कर्म भी करता है फिर भी हम लोग उसे अपने पॉजिटिव एनर्जी से चेंज कर सकते हैं. हम लोगों को इनटॉलरेंट होना चाहिए दूसरों के प्रति. मतलब कि कोई अगर हम लोगों को चिड़चिड़ा बना रहा है या किसी से हम लोग जल्दी से चिड़चिड़े हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, तो ये हमारे माइंड को क्या करता है, स्पॉइल कर देता है. इसलिए हम लोगों को इसके प्रति अवेयर रहना है. और अगर आपके सामने कोई निगेटिव सिचुएशंस उठ के आते हैं तो आपको उस निगेटिव सिचुएशन में भी आपको हैबिट होना चाहिए कि आप अपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो. आपको बिना मतलब का चिड़चिड़े नहीं होना चाहिए. और यही जो है वो आपका एक इमोशनल बैलेंस सही ढंग में हो पाएगा. और ये आप कैसे अचीव कर सकते हो? क्या कोई भी व्यक्ति निगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकता है? नहीं दे सकता है. इसे सिर्फ अचीव किया जा सकता है योगा के रेगुलर प्रैक्टिस से. जो व्यक्ति योगा रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं वही उन्हीं के अंदर सिर्फ इमोशनल बैलेंस हो सकता है. अदरवाइज ऐसा जो इमोशनल बैलेंस है वो दूसरों में नहीं देखा जा सकता है. नाउ द थर्ड वन इज वर्क. Work or employment should be seen as a joyous opportunity for self-expression and growth. What do we see in the offices? Boredom, clock watching, politics,
fights between workers and management. Our work should be seen in terms of what we can give to it rather than what we get from it. Good posture, deep breathing, and gentle stretching will help you to keep relaxed at the workplace. Pausing for a moment and watching your breath immediately makes you relaxed. It is good to be creative in your work. Try to find new ways of doing things. Learn to enjoy even the routine work. Gita says that the art of doing work is an excellent way without expecting fruit is yoga. तो जब हम लोग बात करें कि जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जहाँ पे हम लोग एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोगों को एक सेल्फ हम लोग वहाँ पे काम करते हैं, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय करते हैं, वहाँ पे एक्सप्रेशन और ग्रोथ होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग मेनली ऑफिस में क्या देखते हैं, लोग बोर होते रहते हैं या फिर कभी कभी घड़ी के टिक टिक को निहारते रहते हैं, कभी देखते हैं कि दो लोगों के बीच में पॉलिटिक्स हो रहे हैं, तो जो वर्कर्स और मैनेजमेंट है उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और हम लोग अपने काम को किस प्रकार से देखते हैं, हम लोग ये सोचते कि हम लोग क्या दे रहे, ये नहीं सोचते कंपनी को, हम लोग क्या सोचते कि कंपनी हमें क्या देगी, हम लोग इस पर फोकस रहते हैं। तो इन सब से बाहर निकलने के लिए एक ही तरीका है, वो क्या है, आप अपना गुड पोस्चर बना लो। आप जहाँ पे बैठे हो आप स्ट्रेट बैठ जाओ, डीप ब्रेथ करो और थोड़ा सा जेंटली अपने बॉडी को स्ट्रेच आउट करो, जिसकी वजह से आपको वर्क से रिलैक्स फील होगा। और कुछ पल के लिए आप पॉज हो जाओ, मतलब कुछ मोमेंट के लिए आप थम जाओ और आप अपने ब्रीथ को वॉच करो कि आप किस प्रकार से सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो। इससे आपको रिलैक्स फील होगा और आप अपना जो भी वर्क करते हो उसमें थोड़ा सा क्रिएटिवनेस लाओ। और कोई भी जब आप काम कर रहे हो तो उसमें देखो कि आप किस प्रकार से इस काम को नए तरीके से कर सकते हो और आपका जो रूटीन वर्क है उसको आप एंजॉय करने लगोगे। गीता में कहा गया है कि जो लोग मतलब कि काम करते हैं तो उसमें क्या है कि कर्म करते रहना चाहिए, ठीक है, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ कहाँ पे होती है, सिर्फ योगा में होती है। योगा आप करते जाते हो और जो योगा के जो फल है वो आपको खुद से मिलता है, आपको उसके लिए नहीं वेट करना होता कि कब मुझे इससे रिलैक्स फील होगा या फिर कब मुझे मेरा जो बॉडी है वो लचीला हो। ये सब खुद जो योगा है, जब आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो योगा से आपको वो चीज़ खुद मिल जाता है। Health. Why do we fall in? Usually, it happens because of some kind of imbalance in our physical and mental systems. Conflicts create blockages in the flow of life force or prana, leading to diseases. Illness, depression, sulkiness all are the symptoms of negativity and obstructions in the flow of life force. Through pranayama and meditation, we gradually free ourselves from the negativity and re-experience our natural state of vibrant health and energy. तो अब हम लोग जब हेल्थ की बात करें तो हम लोग क्यों बीमार पड़ जाते हैं, हमेशा बीमार हो जाते हैं हम लोग। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे फिजिकल और मेंटल सिस्टम में कुछ इम्बैलेंस आ जाता है। कहीं हमारा जो लाइफ फोर्स है, जो प्राण है, इसमें कई किसी प्रकार का ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। इलनेस, डिप्रेशन और ये सल्कीनेस, ये सब क्या है, निगेटिविटी और ऑब्स्ट्रक्शन सिम्टम्स है जो हमारे लाइफ फोर्स के फ्लो में क्या कर रहा है, बाधा दे रहा है। तो प्राणायाम और मेडिटेशन के द्वारा हम लोग अपने आप को निगेटिविटी से फ्री कर सकते हैं, हम लोग अपने नेचुरल स्टेट को री एक्सपीरियंस कर सकते हैं और हमारा जो हेल्थ है और जो एनर्जी है वो फिर से एक वाइब्रेंट स्टेट पे आ जाता है। Usually, the life force or pranic energy flows in the body where it is needed without our conscious control or even awareness on our part. It is possible through the use of will and yogic techniques to direct the life force wherever we want. It is possible to energize the whole system, heal the injured or diseased area, or even heal others. Will is the master switch that draws the pranic energy into the body and directs it to flow wherever it is needed. The connection between human will and life force is the key to healing. तो हम लोग देखते हैं कि ये जो लाइफ फोर्स या प्राणिक एनर्जी है वो हमारे बॉडी में फ्लो करता है और ये हमारे बॉडी में नीड्स की होती है, ठीक है। हम लोग जब देखते हैं इसमें क्या है कि हमारा जो कॉन्शियस कंट्रोल है या फिर अवेयरनेस है तो वो तो हमारे बॉडी में चल रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार से कॉन्शियस है। कॉन्शियस मतलब कि आप आपकी जो चारों ओर की इन्वायरमेंट है आप उसमें कॉन्शियस हो। अगर आपको ठंड लगेगा तो भी आप रिएक्शन करोगे। आप अवेयर हो कि आपकी इन्वायरमेंट में आसपास में क्या हो रहा है।
आपको अगर कांटा चुभेगा तो भी आप रिएक्ट करोगे। इट मीन्स क्या है कि आप कॉन्शियस हो। तो अब ये पॉसिबल कैसे है? आपका जो विल पावर है वो आपको कॉन्शियसनेस दे रहा है, वो आपको अवेयरनेस दे रहा है, और जो योगिक टेक्निक्स है वो आपको डायरेक्ट कर रहा है कि आपका जो लाइफ फोर्स है आप किस प्रकार से उसको यूज़ कर सकते हो। ये पॉसिबल कैसे कि आप अपने होल सिस्टम, आप अपने बॉडी को एनर्जाइज करोगे योगा से। आपका जो भी अगर कहीं पे अगर चोट लगा हुआ उसको हील करना है, या फिर जो डिजीज एरिया है उसको हील करना है, तो ये सब कैसे होगा? आपके विल पावर से, साथ में योगिक टेक्निक से। आप योगा करते हो, आपका जो विल पावर है तो वो उस घाव को या उस डिजीज एरिया को क्या करता है? हील अप कर देता है। और जो विल पावर है वो एक मास्टर स्विच है जो कि किसी भी प्राणिक एनर्जी को ड्रॉ करता है और बॉडी में इसको फ्लो करवाता है जब भी इसकी ज़रूरत होती है। अगर हम लोग कनेक्शन देखें ह्यूमन विल की और लाइफ फोर्स की, तो ये है हीलिंग का की। मतलब कि अगर आपको मान लिया जाए कि कहीं पे बहुत ज़्यादा एक सीरियस बर्न हो गया आपके बॉडी के पार्ट पे, और वो तभी मतलब कि हील करेगा। आप तो दवा लोगे, उसमें क्रीम वगैरह जो डॉक्टर्स मेडिसिन में देंगे वो तो आप अप्लाई करोगे, साथ में आपका विल पावर भी उसमें उसको हेल्प करेगा कि किस प्रकार से उसको ठीक होना है। जब तक आपका विल पावर उसी वुंड पे नहीं अप्लाई होगा तब तक के लिए वो जो एरिया है उसी प्रकार से जख्मी रहेगा। नाउ हियर इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन 25.2. Try to solve both of this question. Now students, we are going to cover up section 25.3, how yoga shapes our attitudes, thinking and behavior. Everybody feels that he or she should become a happy and successful person. Our happiness and success depends on the pattern of our attitude, thinking and behavior. Yoga assures us that our dream can be fulfilled provided we acquire certain healthy attitudes and habits of thinking and living. The ancient wisdom can be turned into some practical hints for joyous and effective living. Some of them are as follows. तो जितने भी लोग हैं वो क्या फील करते हैं कि उन्हें अपने लाइफ में खुश रहना है और एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। हमारा जो हैप्पीनेस है या हमारा जो सफलता है, सक्सेस है, वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे एटीट्यूड के पैटर्न पे, कि हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारे थिंकिंग के ऊपर है, हमारे बिहेवियर के ऊपर कि हम जो बिहेवियर है हमारा वो किस प्रकार का होगा। योगा जो है वो हमारे ड्रीम को एज्योर करता है और ये हम लोगों को प्रोवाइड करता है कि किस प्रकार से हम लोग हेल्दी एटीट्यूड के साथ, हेल्दी थिंकिंग और लिविंग के साथ अपने गोल को अचीव करें और सक्सेसफुल बन सके। हमारा जो एंशिएंट विजडम है उसे हम लोग टर्न कर सकते हैं कुछ प्रैक्टिकल हिंट्स में, जैसे कि हम लोग किस प्रकार से खुश रह सकते हैं, हमारा जो लिविंग होगा वो किस प्रकार से इफेक्टिव बन सकता है, इसे हम लोग कैसे अपना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया गया, अगर हम लोग उसको फॉलो करते हैं तो हम लोग का जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है और जो हमारा थिंकिंग है वो पॉजिटिव बन सकता है। Let us not complain about our environment. Some people may not be happy with their parents, their financial status or social status. They may not be happy about their physique, looks and brain. They always look at others, envy them and feel sad. They think, if only I had a mother like that, or had I been in the place of that scholar or that champion. It is not healthy to complain about what we have. It is good to think of how we can make the best of it. Many great persons in the world fought against physical disabilities and adverse circumstances and became successful. Every one of us is gifted in some way or the other. Let us find out our own gift. It may not be academic intelligence, it may be social or other type of intelligence. We may not be good with books, but we may be very good with machines, which is equally valuable. We may have a potential to become a singer, a painter or a stage actor. Let us have a goal and take steps to move towards it. Yogic techniques make our body, mind and intellect strong. We become competent to take decisions. तो जब हम लोग बात करते हैं अपने लाइफ के बारे में, ठीक है, तो हम लोग मेनली क्या करते हैं, हमारे जो आसपास चीज़ें होती है उसको लेकर के हम लोग अपने इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें होती है हम लोग उसको लेकर हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, उसके पास देखो वो चीज़ें हैं। मतलब कि हम लोग अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हम लोग अपने दिल पे ले लेते हैं और हमेशा उदास रहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुछ जो लोग हैं
वो अपने पेरेंट्स से खुश नहीं है, कुछ अपने फाइनेंशियल स्टेटस से खुश नहीं है, और किन्हीं का सोशल स्टेटस ठीक नहीं है। और हो सकता है कि उनका जो फिजिक है, उनका जो बॉडी है, उनके जो लुक्स है, उनके जो ब्रेन है, वो उससे भी हैप्पी नहीं है। वो हमेशा दूसरों को देखते हैं और हमेशा ये सोचते रहते हैं कि वो कितने खुश हैं अपने में, और वो इस बात को बस सोच करके खुद में ही दुखी होना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या सोचते हैं ये ऐसे लोग कि काश मेरी भी माँ उनके जैसी होती, या फिर मैं भी उसके जगह पे बहुत ज़्यादा बड़ा विद्वान होता, या फिर एक बहुत बड़ा चैंपियन होता। मतलब कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है जो विद्वान आज बन चुका है, उसके जगह पे मैं होता। तो ये जो आदतें हैं कंप्लेन करने की, वो हेल्दी नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग ये सोचेंगे कि उसकी जगह पे हम होते, इसकी जगह पे अगर हम लोग ये सोचें कि कैसे हम लोग अपने आप को बेस्ट बना सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के अगेंस्ट में लड़ाई की है। मतलब कि अगर वो कोई ऐसे व्यक्ति जो पैरों से नहीं चल पाते हो, जो सुन नहीं पाते या जो देख नहीं पाते, वो ऐसे डिसेबिलिटीज से फाइट किया उन्होंने, और बहुत बड़े वो एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट हुए हैं। जितने भी हम लोग हैं, हम लोगों को ये प्रकृति से, हमें अपने ईश्वर से किसी न किसी रूप में गिफ्ट मिला है। तो चलिए हम लोग अपने गिफ्ट को देखते हैं कि हमें क्या गिफ्ट मिला है ईश्वर से। दूसरों को देखने की वजह, दूसरों को खुद से कंपेयर करने की जगह हम लोग खुद को देखें कि हमें क्या नेचर ने प्रोवाइड किया है। हो सकता है कि आपके जो एकेडमिक इंटेलिजेंस हो, मतलब आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं हो, या फिर आपका जो सोशल या अदर टाइप की इंटेलिजेंस हो उसमें अच्छे नहीं हो सकता है कि आप बुक में भी अच्छे नहीं हो, कि आप बुक अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप मशीन्स के साथ अच्छे से काम कर सकते हो, जो कि इक्वली वैल्यूएबल है। जितना अगर हम लोग बात करें कि जो लोग पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं और एक जो व्यक्ति जो मशीन्स के साथ अच्छे से काम कर लेता है, वो मशीन्स के बारे में हर एक चीज़ जानता है, तो दोनों इक्वली वैल्यूएबल है। क्योंकि हर एक जो व्यक्ति उसमें हर एक गुण नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग के पास ऐसा पोटेंशियल हो सकता है कि हम लोग सिंगर बन सकते हैं, भले हम लोग एक स्कॉलर, एक विद्वान व्यक्ति नहीं बन सकते, लेकिन एक गायक तो बन सकते, एक पेंटर तो बन सकते, या फिर एक स्टेज एक्टर तो बन सकते हैं। कुछ ना कुछ तो ज़रूर बन सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी कुछ ऐसा गिफ्ट ज़रूर छिपा हुआ है। तो हमें इसी गिफ्ट को एक्सप्लोर करना है और इसी के बारे में सोचना है। चलिए हम लोग एक गोल बनाते हैं और एक लक्ष्य रखते हैं, और उसके प्रति हम लोग आगे अपने कदमों को बढ़ाते हैं। और जो योगिक टेक्निक्स है वो हमारे बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा, और हम लोग भी कॉम्पिटेंट के लिस्ट में आ जाएंगे, और हम लोग भी डिसीजंस किसी के भी प्रति ले सकते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज लेट अस ट्रेन द बॉडी फर्स्ट। Yogaasans shake off our lethargy and idleness. They bring fresh vigor to our body. They free us from tensions and diseases so that we can focus our attention totally on our goal. How do we train the body? Let us take care of our food. Let us avoid eating very less or eating unnecessarily. Select the food that agrees with us and brings harmony to our body. Digestion of food, its assimilation in the body and excretion of unwanted stuff must be regular. Rest and proper sleep is also necessary to keep our body fit. तो चलिए सबसे पहले हमारे अपने बॉडी को फिट रखने की ट्रेनिंग देते हैं। ये कैसे होगा? योगासन्स कीजिए तो हमारे बॉडी में जितने भी मतलब कि आलसीपन है या फिर लेथार्जी, ये सब कोई जो योगासन से वो हटा देंगे, और हमारे बॉडी में एक फ्रेश वाइगर मतलब कि एक गजब की ऊर्जा आ जाएगी योगासन के थ्रू। और हम लोग जो योगासन से वो हम लोगों को टेंशन और डिजीजेस से फ्री कर देगा, ताकि हम लोगों का जो फुल फोकस और जो अटेंशन हो वो हमारे लक्ष्य की ओर रहेगा। तो हम लोग अपने बॉडी को ट्रेन कैसे करेंगे? पहले तो हम लोग अपने खान पान पे ध्यान देंगे। हम लोग बहुत जो कम खाना खाते हैं उसको अवॉइड करना है, एक बैलेंस डाइट खाना खाना है, और जो अननेसेसरली भी कोई व्यक्ति होता है कि जो दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं उसको भी अवॉइड करना है। ना ही बहुत कम खाना खाना और ना ही बिना मतलब का दिन भर खाना खाना है। इसको हम लोग को एक बैलेंस में लेके आना है। अब उसके बाद उस फूड को अपने सेलेक्ट करना है जो हमारे बॉडी के लिए सही है। किस प्रकार से हम लोग बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करेंगे, इसका एसिमिलेशन होगा, और जो भी हमारे बॉडी से अनवांटेड स्टफ है वो उसका जो एक्सक्रीशन है वो रेगुलर ढंग से होना चाहिए। और साथ साथ हम लोग कितने रेस्ट कर रहे हैं, कितना हम लोग प्रॉपर तरीके से सो रहे हैं, ये भी हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए ज़रूरी है। नाउ लेट अस ट्रेन आवर माइंड। अब हम लोगों ने बॉडी को ट्रेन करा, अब हम लोग अपने माइंड को ट्रेन करेंगे।
Self-education is very important in yoga. If we train our mind to become strong, it will be strong. If we let it be weak, like a pampered child, it will become weak and brittle. It would collapse at the smallest shock. Let us avoid self-pity because it makes us weak. Let us avoid all kinds of negative thoughts like envy, jealousy, and narrow-mindedness. Some students do not exchange notes because they feel that somebody would steal their knowledge. They forget that the more we give, the more our knowledge grows. Also, let us give up the ideas of dependence. There is no person or thing in the world without whom or without which it is impossible for us to live. Nothing is indispensable. There are persons, communities, and nations who have rebuilt life from ashes. Japan is one of the living examples. Why can't we? तो देखिए, माइंड को ट्रेन करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि योगा में सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाया जाता है सेल्फ एजुकेशन, मतलब कि खुद को शिक्षित करना। अब ये नहीं कि आज आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप सेल्फ एजुकेटेड हो गए। सेल्फ एजुकेटेड मतलब कि अपने माइंड को ट्रेन करना, आप अपने माइंड को किस प्रकार से स्ट्रांग बना सकते हो। तो जब आप अपने माइंड को स्ट्रांग बनाते हो, आपने माइंड को ट्रेनिंग दे रखा है कि आप स्ट्रांग हो, तो इसका मतलब कि आपके माइंड ने उस बात को परसीव कर लिया, और जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है तो आप उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी क्या होगा, आप उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में निर्णय ले सकते हो अच्छे से, या फिर आप उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल भी सकते हो जब आप स्ट्रांग फील करोगे, क्योंकि आपके माइंड ने परसीव कर लिया थ्रू द ट्रेनिंग कि आप स्ट्रांग हो, तो आप किसी भी सिचुएशन से आराम से बाहर आ सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने माइंड को ये ट्रेन दे रखा है कि आप कमज़ोर हो, आपको हर वक्त ख्याल रखने की, आपका कोई ना कोई हर वक्त ख्याल रखे, आपने ऐसा ट्रेनिंग दे रखा है, तो आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे। और एक इनफैक्ट छोटा सा अगर शॉक भरा न्यूज़ भी आएगा तो आपका जो माइंड है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो आपको जो है वो खुद को दयनीय दिखाना बंद कीजिए। आप ये बंद कीजिए कि आप कमज़ोर हैं। चलिए, जितने भी निगेटिव थॉट्स आते हैं आपके अंदर, जैसे कि एनवी, जेलसी या फिर नैरो माइंडेडनेस की, इन सब चीज़ों को दूर कीजिए। आप देखिएगा कि जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अपने नोट्स को दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं करते। वो क्या सोचते हैं कि अगर वो अपने नोट्स को एक्सचेंज करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, तो उनका जो ज्ञान है वो दूसरे जो स्टूडेंट जिनके साथ उन्होंने नोट को शेयर किया वो चोरी कर लेंगे। लेकिन वो स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं कि जितना आप नॉलेज को बांटोगे उतना जो नॉलेज है वो आपके खुद के अंदर ग्रो करेगा। चलिए, कुछ जो आइडियाज़ होते हैं डिपेंडेंस का, उसे हम लोग गिव अप करते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है पूरी दुनिया में जिसके बिना आप नहीं रह सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिसके बिना आप नहीं रह सकते हो, और कोई भी ऐसा चीज़ है जिसे आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स दे रखा है पर्सन या कम्युनिटीज़ या नेशंस का, जिसने अपने आप को रिबिल्ड किया। वो पहले कुछ नहीं थे, एक राख के समान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस खुद को, अपने आप को रिबिल्ड किया है, दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है, खुद को खड़ा किया है। जैसे कि हम एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं जापान का, जिसने अपने आप को एशेस से फिर से रिबिल्ड किया है। तो जब जापान एक ऐसा नेशन है जिसने अपने आप को एशेस से रिबिल्ड किया है, तो हम लोग अपने आप को फिर से रिबिल्ड क्यों नहीं कर सकते? अगर हम लोग खुद को, अपने आप को ट्रेनिंग देते तो हम लोग भी खुद को रिबिल्ड कर सकते हैं। नाउ लेट अस ट्रेन आवर इंटेलेक्ट। बॉडी को ट्रेन कर दिया, माइंड को ट्रेन कर दिया, अब अपने इंटेलेक्ट को भी तो ट्रेन करना है। इफ वी डोंट गिव चैलेंजिंग वर्क टू आवर इंटेलेक्ट, इट गेट्स रस्टेड, इट लूजेस इट्स कैपेसिटी टू डू माइटी थिंग्स. In fact, we do not use our brain to the fullest extent. If the brain does not get enough exercise, it gets tired easily. Seeing dreams and exerting all our energies to fulfill them makes our intellect strong. Let us teach our intellect by taking wise decisions and staying firm with our decisions. तो देखिए, बहुत सारे साइंटिस्ट का क्या कहना है कि जब हम लोग अपने दिमाग को ट्रेनिंग नहीं देते, हम लोग खुद के दिमाग को चैलेंज नहीं देते, तो हमारा जो दिमाग है उसमें जंग लग जाएगा। क्या हमारा दिमाग लोहा है जो उसमें जंग लग जाएगा? नहीं, हम लोग का जो कैपेसिटी है ना वो सीमित तरीके में ही रह जाएगा। मतलब कि हम लोग कोई भी काम जो है वो सीमित रूप से ही कर पाएंगे, हम लोग बड़े से बड़े चीज़ को नहीं कर पाएंगे। हम लोग हमेशा उस चीज़ को करने से डरेंगे कि हम लोग अगर इस चीज़ को कर देते हैं तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे या फिर लोग क्या सोचेंगे। इस चीज़ के बारे में ना सोचकर हम लोग अपने दिमाग को, अपने इंटेलेक्ट को चैलेंजिंग वर्क देते हैं, तो हमारा जो दिमाग है वो रस्ट होने से तो बचेगा ही, साथ में हम लोग के अंदर की जो कैपेसिटी है
वो लूज़ होने से बच जाएगी। मतलब कि हमारा जो बड़े बड़े चीज़ों करने का सपना होता है वो हम लोग ईजिली कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग कभी कभी क्या देखते हैं, या फिर कभी कभी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे आप लोगों ने, जिसमें आप लोगों ने ये सुना है कि जो लोग होते हैं ना वो अपने ब्रेन को पूरे फुलेस्ट एक्सटेंट तक यूज़ नहीं करते, बहुत ही सीमित ढंग से यूज़ करते हैं। अगर ब्रेन को कोई व्यक्ति फुलेस्ट एक्सटेंट पे यूज़ करता है तो वो बहुत बड़ा एक रोल मॉडल बन के आता है हमारे सामने, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है हमारे लाइफ में। तो हम लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रेन को फुलेस्ट एक्सटेंट पे हम लोग यूज़ भी नहीं करते। अगर हम लोग ने इनफ एक्सरसाइज नहीं किया है ब्रेन के लिए, तो क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो इजीली थक जाएगा और कुछ भी वो सोच नहीं पाएगा। इसलिए हम लोगों को ब्रेन का एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है कि वो जल्दी ना थके। हम लोग बहुत सारे सपने देखते हैं और हमारा जो एनर्जीज है उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है, इसलिए हमें अपने इंटेलेक्ट को स्ट्रांग बनाना है। चलिए हम लोग अपने इंटेलेक्ट को ये टीच करते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को एक बुद्धिमानी वाला डिसीजन लेना, निर्णय लेना है, और उस डिसीजन के साथ आपको टिके भी रहना है। ये नहीं कि आपने डिसीजन दिया उसके बाद उससे पलट जाना, नहीं। अगर आपने लाइफ में कोई डिसीजन लिया है खुद से तो उस पर आपको फर्म रहना, उस पर मजबूती से खड़े रहना है। Now here is in text questions 25.3. Try to solve these questions. वेल चैप्टर वे कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.